वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं एक सुपर सस्पेंसफुल ड्रामा से भरी हुई बंगाली मूवी जिसका नाम है गोएनार बख्शो, जो कि एक रियल कहानी पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हम राशमोनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी कम उम्र में ही एक बंगाली रीति रिवाज के साथ शादी कर दी जाती है। शादी के बाद राशमोनी को बहुत सारे गहनों से सजाया जाता है जिसमें सोने के बहुत सारे श्रृंगार और उपहार शामिल होते हैं। पर तभी अचानक राशमोनी के पति की मौत हो जाती है और बेचारी कम उम्र में ही विधवा हो जाती है और उसका सुहागन होने का सपना टूट जाता है। राशमोनी अपने बाप की लाडली बेटी है, इसलिए वो अपने भाइयों के साथ उनके घर रहने के लिए आ जाती है, जहां उसे नियमों का पालन करते हुए विधवा बनकर अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है, जिसमें ना तो वो अच्छा खाना खा सकती है और ना तो अच्छे कपड़े पहन सकती है। और फिर उम्र के साथ उसकी जिंदगी भी अब एक विधवा की तरह हो जाती है। अब टाइम के साथ सारी चीजें बदलने लगती है, लेकिन एक चीज अभी भी कायम है, वो था उसके गहनों का बक्सा जिसमें रखे हुए सोने के उपहार वो रोज पहन के अपने बीते वक्त को याद किया करती थी और साथ ही साथ उसका हिसाब भी लिख कर रखती थी, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई मेरे बक्से से सारे गहनों को चुरा न ले। इसलिए वो हमेशा उस गहनों से भरे बक्से को सबकी नजर से छुपा के रखती है। और कहीं न कहीं इसी अजीब बिहेवियर की वजह से राशमोनी के घर वाले उससे ज्यादा बात भी नहीं किया करते थे। खैर, अब कुछ वक्त बीत जाता है। राशमोनी का भाई चंदन सोमलता नाम की एक गरीब लड़की से शादी करके उसे घर लाता है और इस वक्त राशमोनी के परिवार में बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि बंगाल के विभाजन के बाद राशमोनी के परिवार का पूरा पैसा और जमीनें पूर्व पाकिस्तान के फरीदाबाद में रह गई, जिसे ना चाहते हुए भी उसे छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ा। अब चंदन शादी करके सोमलता को गृह प्रवेश के साथ घर लेके आता है और सभी लोग घर की सबसे बड़ी सदस्य यानी राशमोनी से मिलने के लिए आते हैं। शुरुआत में सोमलता को देखकर राशमोनी थोड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि सोमलता एक गरीब फैमिली की लड़की है। अब मुंह दिखाई होने के बाद राशमोनी उसे अपने गहनों में से 2 सोने की कंगन देती है, क्योंकि उनके परिवार में शादी के बाद उपहार देने का एक रिवाज है। और फिर वक्त के साथ साथ सोमलता पूरे परिवार में घुल मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर घर में चल रही मुश्किलों के कारण चंदन और उसके भाई अपने घर में रखी गई चीजों को ही नीलाम करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके सारे कारोबार, पैसा और जमीनें पाकिस्तान में छूट चुकी हैं। अब कारोबार न होने की वजह से दोनों भाइयों को भी कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो जुए के साथ साथ मछली पकड़कर अपने दिन का टाइम पास किया करते हैं। और यही नहीं, चंदन के पापा भी अपने सगे भाई के साथ जमीन के बंटवारे के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। खैर, अब एक दिन सोमलता अपने छत पर काम कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात अपने बड़े ससुर की बहू रेबा से होती है, जो उसे कहती है कि जिस बच्चे को वो गोद में खिला रही है वो इस घर के नौकर रामविलास का पोता है। वो साथ में ये भी बताती है कि रामविलास को हमारे परिवार वालों ने पीट पीट कर मार डाला था, क्योंकि घर वालों को शक था कि उसका चक्कर हमारी बुआ सास यानी राशमोनी के साथ चल रहा है, लेकिन आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए घर वालों ने पुलिस के डर से इस चीज को यहीं दबा दिया और रामविलास के परिवार को पालते हुए इस बात को यहीं दबा दिया। खैर, अब नीचे आते वक्त जब सोमलता को महसूस होता है कि उसकी बुआ सास बहुत देर से सो रही है और जैसे ही वो उसे देखने के लिए आती है तो राशमोनी की ओर से कोई हलचल नहीं होती। अब अपने डाउट को क्लियर करने के लिए जब सोमलता उसकी सांसें चेक करने के लिए जाती है तो अचानक राशमोनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल कर आती है और उससे बात करने लगती है, जो देखकर सोमलता बिल्कुल डर जाती है। राशमोनी की आत्मा उसे कहती है कि तुम जरूर मेरे गहने चुराने के लिए यहाँ पर आई होंगी। वो ये भी कहती है कि पास वाले रूम में एक बड़े बक्से में मेरे गहने हैं और उसे तुम वहां से उठाकर अपने कमरे में ले जाओ और एक महफूज जगह पे छिपा दो। वो धमकी भी देती है कि अगर तुमने उसमें से कुछ गहने चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगी, जिससे तुम इन गहनों को कभी नहीं पहन पाओगी, क्योंकि विधवा महिला कभी सोने के आभूषण नहीं पहन सकती। अब राशमोनी की आत्मा की बात मानकर डर के मारे सोमलता उस बक्से को छुपाकर नीचे लेके आती है कि तभी उसकी टक्कर उसकी जेठानी से हो जाती है और सोमलता को इस भागम भाग में देखते हुए उसे भी कहीं न कहीं उस पर शक हो जाता है कि जरूर सोमलता हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। खैर, नीचे आने के बाद सोमलता उस गहनों से भरे बक्से को अपने पलंग के नीचे वाले संदूक में छुपा देती है। जैसे ही शाम होती है तो उस घर में रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली राशमोनी की मौत हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि राशमोनी की आत्मा सिर्फ सोमलता को ही दिखाई देती है। अब राशमोनी के क्रियाक्रम के बाद घर के सारे लोग उस गहनों से भरे बक्से को लालच के मारे ढूंढने लगते हैं, जैसे कि घर के कमरे में, घर के पास के तालाब वगैरह वगैरह में, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो बक्सा नहीं मिलता। अब जब एक दिन घर की बड़ी बहू शक के मारे सोमलता के कमरे में उस बक्से को निकालकर चेक करने लगती है तो वो बक्सा अपने आप बंद होकर उन्हें खतरे की चेतावनी देने लगता है। अब ये देखकर वो भी उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। अब ये शैतानी और कोई नहीं बल्कि राशमोनी की आत्मा ही कर रही है, क्योंकि वो
अपने गहनों को किसी गलत हाथ में नहीं जाने देना चाहती। अब गहने न मिलने की वजह से सारे घर वालों का शक अपने नौकरों पर आ जाता है और वो पुलिस बुलाकर उन्हें अरेस्ट भी करवा लेते हैं। पर कहीं न कहीं बड़ी बहू का शक सोमलता की ओर ही होता है, क्योंकि उस दिन उसने सोमलता को राजमोनी के कमरे से निकलते हुए जो देख लिया था। अब एक दिन ऐसी छत पर मुलाकात के दौरान बड़ी बहू सोमलता को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, जिसमें वो कहती है कि चुराए हुए गहनों में से तुम्हें आधा हिस्सा मुझे देना होगा, नहीं तो मैं ससुर जी को तुम्हारा सब सच बता दूंगी। और इसी वक्त सोमलता को उसी जगह मौजूद राजमोनी की आत्मा दिखाई देती है, जो इन दोनों की बातें सुन रही है। अब इससे पहले बात कुछ आगे बढ़ती, राजमोनी उसे अपनी शक्तियों से बेहोश करके गिरा देती है। इसके बाद वो डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी तभी शॉक हो जाता है जब उसको पता चलता है पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जबान पर ही पैरालिसिस अटैक हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि बड़ी बहू के मुंह पर लकवा मार चुका है और इस वजह से वो कभी कुछ बोल भी नहीं पाएगी। अब बड़ी बहू सोमलता की ओर हाथ दिखाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर जब चंदन उसे डायरी पर अपनी बात को लिखने के लिए कहता है तो अचानक उसके हाथ पर भी लकवा मार जाता है, जिससे वो बेचारी कुछ अब लिख भी नहीं पाती। अब इसी के साथ वक्त बीतने लगता है और राजमोनी की आत्मा के साथ सोमलता की भी बातचीत बढ़ने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर घर में चल रहे पैसों की तंगी की वजह से घर का पूरा सामान नीलाम होने लगा है और एक दिन इसी परेशानी से तंग आकर चंदन आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सोमलता वहां पर आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि हम बहुत ही जल्द कुछ पैसों से साड़ी का व्यापार शुरू करेंगे। जिसके बाद वो चोरी छिपे राजमोनी के गहनों में से एक बड़ा सा हार गिरवी रखकर उसके बदले ढेर सारे पैसे लेकर आती है, लेकिन एक्चुअली उसके पास ये पैसे कहां से आए उसने ये अभी तक अपने पति को नहीं बताया होता। अब अपने हार को बेचते हुए देख राजमोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोमलता को बुरी तरह से किचन में टॉर्चर करने लगती है, जिससे पूरा किचन तहस नहस हो जाता है। पर सोमलता राजमोनी से ये भी वादा करती है कि बहुत ही जल्द वो उस गिरवी रखे हुए हार को वापस लेके आएगी। अब चंदन को मिले हुए पैसों से वो कुछ साड़ियां शहर से खरीद कर लेके आता है और सोमलता भी उन साड़ियों के ऊपर प्राइस का स्टिकर लगाकर उन्हें सेल करने के लिए रेडी करती है। देखते देखते कुछ दिनों के बाद उनका साड़ी स्टोर ओपन हो जाता है, जिसका नाम वो रखते हैं राजमोनी साड़ी स्टोर। वहीं दूसरी ओर लता और चंदन की तरक्की का पता उसके पापा और भाइयों को चल जाता है। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको महसूस होता है कि अब जमींदार खानदान के लोग साड़ी का बिजनेस करेंगे और इसी गलत सोच की वजह से वो उनकी बर्बादी की राह देखने लग जाते हैं। लेकिन जिद और मेहनत के बल पर सोमलता का यह आइडिया बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है और उनके साड़ियों के बिजनेस में तरक्की होती है। जिसके बाद सोमलता उस हार को भी छुड़ा कर लेके आती है और राजमोनी को ये खुशखबरी सुनाती है कि हमारी दुकान का नाम मैंने आपके नाम से रखा है। ये देखकर राजमोनी बहुत खुश हो जाती है और लता का शुक्रिया अदा करती है। थोड़ी देर के बाद राजमोनी की आत्मा वहां से उनकी दुकान पर पहुंच जाती है और चारों ओर रंग बिरंगी साड़ियों को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसे विधवा की जिंदगी बितानी पड़ी और कहीं न कहीं उसकी इन खुशियों के पीछे सोमलता की वजह है, क्योंकि सोमलता की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। खैर अब अगले दिन चंदन की दुकान में उनके परिवार में नाच गाना करने वाली कमला नाम की एक औरत आती है और बिना पैसे दिए ढेर सारी साड़ियां अपने साथ लेके जाती है, जिसके जवाब में चंदन एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि शादी से पहले ज्यादातर वक्त चंदन चमेली के साथ ही गुजारता था, क्योंकि जमींदार लोगों के शौक इस तरह के होते हैं। अब कमरे में आने के बाद राजमोनी सोमलता से कहती है कि तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी दुकान को बंद कराने के पीछे लगे हुए हैं और अगर तुम उनसे बचना चाहती हो तो मैं तुम्हें उनका एक राज बताती हूँ, जो अगर तुम्हें पता चल जाए तो शायद ससुर जी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। जिसमें वो कहती है कि जब तुम्हारे ससुर जी जमींदार थे तो उन्होंने कमला के ऊपर बहुत सारा पैसा और सोना लुटा दिया। अगर तुम इस बात का जिक्र उनसे करोगी तो वो शर्म के मारे कभी तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन सोमलता ये कहने में थोड़ा डर रही होती है। ये देखकर राजमोनी उसे अपनी अनटोल्ड स्टोरी सुनाती है, जिसमें वो कहती है कि औरत को आजकल के लोग बस एक खिलौना समझते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 12 साल की थी और तभी अचानक मेरे पति की मौत हो गई। इसके बाद तो मेरी पूरी जिंदगी में सुख शांति सब कुछ मिट गया, क्योंकि उस उम्र में मुझे इन सारी चीजों का अंदाजा ही नहीं था। मुझे बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया। पर जैसे जैसे जवान होती गई मुझ में बदलाव आने लगे और एक दिन मैंने हमारे घर में काम करने वाले रामविलास को देखा। इसको देखकर मैं अपने अंदर की हवस को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके बाद मैंने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए रात को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन जब वो मुझसे मिलने के लिए पहुंचा तो रखे हुए कुछ सामान से वो टकरा गया, जिससे घर में बहुत बड़ा शोर मच गया और मेरे परिवार वालों ने उसे शक के मारे पीट पीट कर मार डाला, जिसमें मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीदें और खत्म हो गई। अब राजमोनी की ये कहानी सुनकर उसको भी थोड़ा दुख महसूस होता है, लेकिन सोमलता के अंदर अभी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ससुर जी से ऐसी बातें करे, क्योंकि उसकी दुकान में ऑलरेडी 32 साड़ियों की चोरी हो चुकी है। ये सुनकर राजमोनी उसे सच्चाई बताती है कि एक्चुअली उन साड़ियों की चोरी नहीं हुई है,
बल्कि चंदन ने ही उन साड़ियों को कमला को बिना पैसों में दे दिया और तुमसे झूठ बोला कि दुकान में साड़ियों की चोरी हो गई है। अब इसका पता चलने के बाद दोनों पति पत्नी में हो जाती है बहस, जिसके बाद सोमलता उससे कहती है कि अगर आप कमला से प्यार करते हो तो आप उसी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी और कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। सोमलता की बातें सुनकर चंदन भी शर्म के मारे चुप हो जाता है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं कमला से कभी नहीं मिलूंगा और अपनी बुरी आदतें भी छोड़ दूंगा। अब चंदन को एहसास होता देख लता भी उसको माफ कर देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब दोनों की मेहनत की वजह से इनका साड़ियों का कारोबार बड़ा अच्छा चल जाता है और घर की सारी बेची हुई चीजें ये फिर से वापस लेके आते हैं। अब एक दिन एक कस्टमर उनकी दुकान पर साड़ियां खरीदने के लिए आती है, लेकिन उसे मुंबई, मद्रास और कोलकाता की सबसे महंगी साड़ियां चाहिए। पर अफसोस वो सोमलता की दुकान पर मौजूद नहीं होती, क्योंकि उन साड़ियों को लेने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब कस्टमर्स की लाइन बनाए रखने के लिए सोमलता साड़ियों के नाम लिख लेती है और अगले दिन चंदन को वहां जाने के लिए रेडी करती है ताकि उनकी दुकान में सारी साड़ियां लोगों को मिल सके। अब उन साड़ियों को लाने के लिए चंदन शहर रवाना होता है। तभी दूसरी ओर उसका बड़ा भाई उनकी दुकान पर आकर बैठ जाता है और यही नहीं, वो अच्छे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के बजाय उल्टा साड़ियों का दाम 100 रुपए बढ़ा देता है। अब चंदन और सोमलता की दुकान का नाम काफी फेमस हो चुका है, इसलिए वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से खरीदारी करके चला जाता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि चंदन के भाई ने उसके साथ धोखा किया है तो वो अगले दिन उनकी दुकान में आकर हंगामा कर देता है। पर तभी लता दुकान पर पहुंच जाती है और परिस्थिति को संभालते हुए चंदन के भाई का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है कि मेरी गलतियों से साड़ी की कीमत 100 रुपए बढ़ गई। अब शर्मिंदगी की वजह से चंदन का बड़ा भाई वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद सोमलता उस आदमी को अपनी बेटी की शादी के लिए एक साड़ी फ्री में भी देती है ताकि उसको ज्यादा बुरा न लगे। अब घर आते वक्त एक अनजान आदमी सोमलता का पीछा कर रहा होता है और जब वो इस बात को राशमोनी से शेयर करती है तो वो कहती है कि किसी और से रिश्ता रखना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस दुनिया में आदमी और औरत दोनों का समान हक है कि वो अपने प्रेमी और जीवन साथी को चुन सके। लेकिन सोमलता राशमोनी की ये बात सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वो अब एक शादीशुदा औरत है। लेकिन बहुत महीने बीत गए हैं। चंदन ने अपने परिवार वालों के लिए बहुत लिफाफे भेजे, लेकिन कभी भी उसमें सोमलता का जिक्र नहीं किया, जिससे सोमलता के दिल में चंदन का प्यार अब कम होने लगता है और उसे उस अनजान आदमी की याद सताने लग जाती है जो उसका पीछा कर रहा था। देखते देखते इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन एक सुनसान जगह पर इन दोनों की होती है मुलाकात, जहां वो अनजान आदमी लता को छूने की कोशिश करता है। लेकिन एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण लता खुद को कंट्रोल कर लेती है और वहां से अपने घर की ओर मुड़कर चली आती है और सोचती है कि आज से कभी भी किसी अनजान शख्स के बारे में नहीं सोचूंगी। फाइनली साड़ियों का कारोबार खत्म करके चंदन भी घर आ चुका होता है, जिसको देखकर सोमलता बहुत खुश होती है और उस रात वो इंटीमेट भी होते हैं। इसी के साथ 1 साल बीत जाता है और सोमलता को एक बेटी होती है जिसका नाम वो चैताली रखते हैं। चैताली के नया नक्श हूबहू राशमणि से मिलते जुलते हैं, जो देखकर कभी कभी लगता है कि मानो राशमणि ने ही पुनर्जन्म ले लिया हो। वहीं दूसरी ओर पैरालिसिस से परेशान हो चुकी बड़ी बहू की तबीयत में सुधार आ जाता है। पर चौंकाने वाली बात यह होती है कि चैताली के जन्म के बाद लता को राशमणि की आत्मा दिखना बंद ही हो जाती है, क्योंकि राशमणि की आत्मा अब सिर्फ चैताली को दिखाई देती है। अब वक्त के साथ चैताली भी बड़ी हो जाती है और पूर्व पाकिस्तान में चल रहे विवाद का भी सोल्यूशन निकल जाता है, जहां वहां के लोग बांग्लादेश जैसे स्वतंत्र राष्ट्र की डिमांड करते हैं और भारत वापस लौटने लग जाते हैं। अब एक दिन लता चैताली को राशमणि का दिया हुआ वो गहनों का भरा बक्सा दिखाती है, क्योंकि उससे भी लगता है कि उसकी बेटी ही राशमणि है। खैर, चैताली और राशमणि की आत्मा का रिश्ता दोस्त की तरह बन चुका है, जहां वो एक दूसरे के साथ घुमा फिरा करते हैं। अब एक दिन चैताली ऐसे ही बातों बातों में राशमणि से अपने प्रेमी बेनू का किस्सा शेयर करती है, जिसमें वो कहती है कि बेनू बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन पर वर्क कर रहा है, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। पर जब एक दिन बेनू ने मुझे एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया तो उसने मुझे बताया कि जिस घर में हम मौजूद हैं वहाँ रफीक नाम के एक मशहूर कवि रहा करते थे, जिन्हें एक हिंदू औरत से प्यार हो गया था, लेकिन आगे बात न बनने के कारण मजबूरी में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ये दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बेनू अपने मिशन की वजह से चैताली से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही इस वक्त उसके पास पैसे हैं और ना ही सपोर्ट, और जंग में गोली लगने के कारण वो अपने साथियों का भी इलाज सही तरीके से नहीं कर पाता, इस वजह से उसके साथियों की भी मौत हो जाती है। अब घर आने के बाद जब चैताली राशमणि से इस बात को शेयर करती है तो जवाब में राशमणि कहती है कि तुम्हारी माँ ने जन्मदिन पर तुम्हें जो सोने से भरा हुआ बक्सा दिखाया था उसमें 500 तोला सोना है, जिसकी मदद से तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। ये सुनकर चैताली अगले ही दिन बेनू से इस बात को शेयर करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन बेनू वहां पर मौजूद नहीं होता। कुछ घंटों का इंतजार करने के बाद भी बेनू आता नहीं,
और चैताली वहां बैठकर किताब पढ़ने लग जाती है कि तभी वहां पर मौजूद कुछ पन्ने उड़कर चैताली के पास आ जाते हैं, जिन्हें पढ़ने पर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस पत्रों में लव लेटर के फॉर्मेट में लिखी हुई कविताएं होती है जिसे कभी रफीक नहीं लिखा है। और जब चैताली उन सारे पन्नों को पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि रफीक जिस हिंदू औरत से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ लता है। मतलब दोस्तों, जिस अनजान आदमी को हम सब अब तक जान नहीं पाए थे वो और कोई नहीं बल्कि कभी रफीक ही था, जो रात में लता का पीछा किया करता था। अब ये सब हो जाने के बाद चैताली अपनी माँ का दिया हुआ बक्सा उन्हें लौटा देती है, जिसमें वो रफीक की लिखी हुई कविताएं और कुछ गुलाब के फूल भी होते हैं, जिन्हें देखकर लता काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी यादों को मिस करने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर इस गहनों का असली हकदार राष्ट्रमुनि की आत्मा को मिल चुका है, जो कि चैताली है, जो इन गहनों को अपने प्रेमी बेनू को दे देती है, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो और खुशी खुशी चैताली से शादी कर सके। और सारी समस्या दूर होने के बाद फाइनली राष्ट्रमुनि की आत्मा को शांति मिल जाती है। और इसी के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म। दोस्तों, स्टोरी थोड़ा यूनिक लगी हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।